नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे संघीय संसद की जो शक्तियां हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पिछले वाली जो क्लास थी अपन संघीय संसद की जो सदन थे, दोनों सदन, प्रतिनिधि सभा, सीनेट और जो उसकी कार्य प्रणाली थी उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया। आज अपन अध्ययन करेंगे साथियों संघीय संसद की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जो स्विट्जरलैंड की जो संघीय संसद है उसको कौन कौन सी शक्तियां दी गई है, ठीक है, उनके बारे में अपन को अध्ययन करना है। दोनों सदनों के पारस्परिक संबंध यानी कि प्रतिनिधि सभा और जो सीनेट है संघीय संसद के दोनों सदन, तो दोनों सदनों में क्या संबंध आपस में पाया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो तीसरा अपना बिंदु रहेगा कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि स्विट्जरलैंड का जो सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय यहाँ स्थापित किया गया है, उसके गठन जो है, कार्यकाल है, योग्यता है, वेतन है, कार्य प्रणाली, अधिकार क्षेत्र है, उनके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु लेते हैं कि संघीय संसद की शक्तियां। संघीय संसद की जो चार मुख्य शक्तियां हैं वो मैंने यहाँ इधर बोर्ड पे लिखी हैं। नंबर पहले लिखी है विधायी शक्तियां, नंबर 2 लिखी है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, नंबर 3 लिखी है वित्तीय शक्तियां, नंबर 4 मैंने लिखा है यहाँ न्यायिक शक्तियां। तो जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है संघीय संसद की शक्तियां, तो इस प्रकार की जो है आपको ये शक्तियां उसमें लिखनी है। तो संघीय संसद की शक्तियों के मामले में सबसे पहले अपन विधायी संबंधी जो शक्तियां देखते हैं, विधेयकों के संबंध में, यानी कि संघीय संसद के द्वारा जो कानून पास होता है और फिर वो जैसे वहां की कार्यपालिका के पास भेजा जाता है, कार्यपालिका अध्यक्ष उस पर सिग्नेचर करता है। तो हालांकि ये हस्ताक्षर वाली बात हुई उसमें नहीं गई गई, यानी कि यहाँ जो कानून का निर्माण है वो संघीय संसद के द्वारा ही किया जाएगा और उस कानून की जो जांच है वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यहाँ नहीं की जाएगी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार नहीं दिया गया है। तो यहाँ कानून के मामले में विधेयकों के संबंध के मामले की अपन बात करते हैं तो संघीय संसद को यहाँ सर्वोच्च शक्ति मिली हुई है। तो देखते हैं विधेयकों के संबंध में कि स्विस संघीय संसद का मूल कार्य कानून निर्माण है। संविधान द्वारा संघीय अधिकार क्षेत्र में रखे गए सभी विषयों पर इसे कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, यानी कि संविधान द्वारा जो संघीय सरकार अधिकार क्षेत्र में जितने भी विषयों को रखा गया है उन पर कानून बनाने का कार्य यहाँ संघीय संसद करेगी। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार कानून निर्माण के अतिरिक्त इसे संघीय आधिकारिक आदेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है, यानी कि अनुच्छेद 163 की बात करें तो संघीय संसद को वो जो है संघीय आधिकारिक आदेश जारी करने का अधिकार भी यहाँ दिया गया है। संघीय संसद जिसे सामान्य संघीय आदेश घोषित करती है उस पर लोक निर्णय की व्यवस्था नहीं है, यानी कि इसके द्वारा जो आदेश जारी किए जाएंगे उन पर लोक निर्णय की यहाँ व्यवस्था नहीं की गई है। अनुच्छेद 164 में भी इसे अनेक प्रकार की विधि बनाने की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो विधि बनाने की स्वतंत्रता कौन कौन से क्षेत्रों में दी गई वो यहाँ देखते हैं एक बार कि राजनीतिक अधिकारों के प्रयोग के संबंध में, यानी कि राजनीतिक जो अधिकार दिए गए हैं उनके संबंध में जो है संघीय संसद यहाँ कानून बना सकती है। नंबर 2 संवैधानिक अधिकारों पर प्रतिबंध के संबंध में, यानी कि जो प्रतिबंध अधिकार दिए गए हैं उन पर प्रतिबंध को लागू करने का जो कार्य है वो यहाँ न्यायपालिका नहीं करेगी बल्कि यहाँ वहां की जो है संघीय संसद करेगी। नंबर 3 व्यक्तियों के अधिकारों और दायित्वों के संबंध में, यानी कि वहां के लोगों को जो मौलिक अधिकार दिए गए उनके संबंध में भी कानून बनाने का जो अधिकार और प्रतिबंध लगाने का कार्य है जो संघीय संसद को यहाँ दिया गया है। करदाताओं के संबंध में तथा करों के उद्देश्य तथा निर्धारण के संबंध में, यानी कि टैक्स जो गवर्नमेंट लगाएगी उसके संबंध में भी यहाँ जो संघीय संसद को जो है कार्य दिया गया है। संघीय कानूनों को लागू करने और क्रियान्वित करने के प्रसंग में कैंटनों के दायित्वों के निर्धारण हेतु, यानी कि जो संघीय संसद है उन कानूनों को जो लागू करने का जो कार्य है, कैंटनों के संबंध में जो कार्य प्रणाली है तो वो यहाँ कार्य जो है संघीय संसद करेगी। नंबर 2 अपन देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्ति, यानी कि महत्वपूर्ण जो जितनी नियुक्तियां हैं वो यहाँ संघीय संसद के द्वारा की जाएंगी। संघीय संसद के अधिशासनिक कार्य भी महत्वपूर्ण है, जैसे संघीय संसद संघीय सरकार के सदस्य, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, चांसलर, सेनापति का चुनाव करती है। तो यहाँ जो संघीय संसद है वो जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है, यानी कि कार्यपालिका के जो भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति भी जो है यहाँ संघीय संसद के द्वारा की जाती है। संघीय सेना पर नियंत्रण रखती है, यह संघीय प्रशासन पर सामान्य निगरानी रखती है, यानी कि प्रशासनिक कार्य को चलाने के लिए और जो है सेना पर जो नियंत्रण है वो यहाँ संघीय संसद का होगा। यह संघीय विभागों के सदस्यों, संघीय दूतावास के सदस्यों
के वेतन तथा भत्ते निर्धारित करती है, गृह युद्ध की घोषणा तथा शांति की स्थापना कर सकती है, दूसरे देशों के साथ की गई संधियों पर संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है, यानी कि किसी दूसरे देश के साथ अगर संधि की जानी है तो यहाँ संघीय संसद के द्वारा उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। कैंटन जो संधियां विदेशों से करते हैं उनके बारे में संघीय संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। कैंटन जो संधि आपस में करते हैं उनके बारे में संघीय संसद का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं कार्यपालिका संबंधित वो संघीय संसद की निगरानी में यहाँ होंगे। जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा अनेक संधियां वगैरह की जाती हैं तो यहाँ इतना प्रावधान नहीं है कि यहाँ संसद के द्वारा उनका अनुमोदन, लेकिन जैसे स्विट्जरलैंड के संविधान में अपन देखें तो यहाँ संघीय जो संसद है उसको ज्यादा शक्तियां यहाँ दी गई हैं। ठीक है, तो कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां हैं यहाँ संघीय संसद करती है। नंबर तीसरा अपन देखते हैं वित्तीय शक्तियां, बजट के संबंध में, धन विधेयकों के संबंध में, कोई धन से संबंधित कोई विधेयक है तो इसके कार्य जो इसके संबंध में जो कार्य किया जाएगा, जो भी अधिकार है वो यहाँ संघीय संसद को दिए गए हैं। संघीय संसद को पर्याप्त वित्तीय शक्तियां भी प्राप्त हैं। आय व्यय का वार्षिक बजट यानी कि जो बजट है वो संघीय सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, उसे संघीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, परंतु कोई भी बजट तब तक क्रियान्वित नहीं हो सकता जब तक संसद के दोनों सदनों से पारित नहीं करते। यानी कि जो बजट की जो प्रक्रिया है वो तब तक पारित नहीं होगा जब तक दोनों सदनों के द्वारा उसे पारित नहीं किया जाए। इस प्रकार देश के आय व्यय पर संघीय संसद का पर्याप्त नियंत्रण है, यानी कि जो बजट है वित्त से संबंधित प्रावधान है उस पर संघीय संसद का यहाँ नियंत्रण है। संसद को अधिकार है कि वह विभिन्न पदाधिकारियों को वेतनमान निश्चित करे, यानी कि जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनका वेतन जो है संघीय संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। राष्ट्रीय विकास के लिए विभिन्न मदों पर धन व्यय करने के लिए विशेष अनुदान दे, प्रशासन को होने वाले व्यय की निगरानी रखे, संघीय संसद संघीय सरकार को ऋण लेने का अधिकार प्रदान करने के लिए आज्ञप्ति करती है। यानी कि अगर केंद्र सरकार को ऋण चाहिए तो उसे संघीय संसद से परामर्श लेना होगा, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो कर है, मद है, आय व्यय का लेखा जोखा है, तो इस प्रकार के जो जितनी भी कार्य प्रणाली है वो संघीय संसद की परमिशन से ही यहाँ होंगे। नंबर 4 की बात करते हैं, यहाँ न्यायिक शक्तियां, यानी कि संघीय संसद के द्वारा अगर कोई कानून बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको अवैध यहाँ नहीं कर सकता। सन 1874 के वैधानिक संशोधन द्वारा संघीय सभा की न्यायिक शक्तियों में पर्याप्त कमी की गई थी, लेकिन इसके बाद भी उनका काफी महत्व है। प्रमुख न्यायिक शक्तियां हैं, यह न्याय प्रशासन का निरीक्षण करती है, यानी कि न्याय प्रशासन का निरीक्षण करने का अधिकार यहाँ संघीय संसद को दिया गया है। यह विद्रोहियों को आम माफी प्रदान करती है, यानी कि जैसे भारत के संदर्भ में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है किसी सजा को कम कर सकता है या माफ कर सकता है, तो इस प्रकार का जो अधिकार है उन्हें यहाँ कार्यपालिका बनाने के लिए यहाँ संघीय संसद को दिया गया है। यह जनता की याचिकाओं पर निर्णय करती है। यह संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनाव करती है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय को जो न्यायाधीशों को चुनाव यहाँ संघीय संसद के द्वारा किया जाता है। यदि विभिन्न संघीय प्राधिकारियों के बीच क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर कोई मतभेद खड़े हों तो उसका निर्माण भी संघीय संसद ही करती है। तो एक तरह से न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र है उसको डिफाइन करने का कार्य यहाँ संघीय संसद को दिया गया है। तो साथ ही अगर संघीय संसद की शक्तियां आपको पूछी जाती हैं तो विधायी शक्तियां आपको कितनी है, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां कितनी है, या वित्तीय शक्तियां आपको कितनी है और न्यायिक शक्तियां आपको कितनी है। अब अपन देखते हैं कि यहाँ दोनों सदनों के जो पारस्परिक संबंध है वो किस प्रकार समाहित हैं। तो अपन ने पहले भी चर्चा करी कि दोनों सदनों में जो शक्तियां हैं वो दोनों सदनों को समान रूप से यहाँ दी गई है, यानी कि दोनों सदनों को समान शक्तियां यहाँ दी गई है। तो संबंध भी इनके एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। स्विस विधानमंडल की विशेषता यह है कि इसके दोनों सदनों की शक्तियां समान हैं, यहाँ तक कि वित्तीय क्षेत्र में भी दोनों समान शक्तियों का प्रयोग करते हैं। स्विस विधायिका के लिए गौरव की बात है कि समान शक्तियों के उपरांत भी दोनों सदनों में अत्यंत मधुर संबंध बने हुए हैं और उनमें कदाचित गतिरोध के अवसर नहीं पाते। यानी कि अन्य देशों के संबंध में अपन यहाँ तुलना करें तो कहीं ना कहीं किसी देश में किसी सदन को अधिकार ज्यादा मिले किसी को यहाँ कम मिले हुए। जैसे भारत के संदर्भ में भी अपन बात करें तो
लोकसभा को यहाँ ज्यादा अधिकार प्राप्त है, पर जबकि राज्यसभा के तुलना में राज्यसभा को विशेष दो शक्तियां दी अनुच्छेद 249 के तहत और अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में अनुच्छेद 312 के तहत है। लेकिन फिर भी अपन तुलना करते हैं तो यहाँ लोकसभा को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। जबकि स्विट्जरलैंड के संदर्भ में देखें तो यहाँ दोनों सदनों को जो है यहाँ समान शक्तियां मिली हुई हैं। तो दोनों सदनों के समान अधिकार होने के कारण उसमें संबंध भी जो है मधुर पाए जाते हैं। फिर भी यदि दोनों सदनों में अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो संविधान में ऐसे गतिरोध के समाधान की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो उसके लिए संविधान में कोई अलग से यहाँ बात नहीं लिखी हुई है। यदि किसी प्रस्ताव के ऊपर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो दोनों सदन संयुक्त सम्मेलन समिति स्थापित करते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों सदनों में किसी बात पर मतभेद होता है तो दोनों सदनों के द्वारा जो एक समिति गठित की जाती है और यह सम्मेलन समिति पारस्परिक विचार विनिमय द्वारा समझौते कराने का प्रयास करती है। यदि यह प्रयास सफल होता है तो विवादास्पद प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं होता, लेकिन व्यवहार में इस प्रकार गतिरोध अपवाद है। और जैसा कि बुक्स ने लिखा है कि वे इस सीमा तक कभी नहीं जाते कि वैधानिक संकट का रूप धारण कर ले, लेकिन ये नौबत कभी नहीं आती कि वो विवाद हमेशा के लिए कायम हो जाए। दोनों सदनों की अपनी स्थिति देखें तो मधुर संबंध दोनों में पाए जाते, किसी प्रकार की जो है विवाद की स्थिति यहाँ नहीं पाई जाती। अब देखते हैं साथियों तीसरा जो अपना बिंदु है संघीय सर्वोच्च न्यायालय, यानी जिस प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है उसी प्रकार जो है स्विट्जरलैंड में संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले में जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ये बिंदु जो मैंने लिखे उसी प्रकार से आपको लिखना है, यानी कि संगठन के बारे में, कार्यकाल के बारे में, योग्यता हो गई, वेतन हो गया, कार्य प्रणाली हो गई, तो अधिकार क्षेत्र हो गए। इस प्रकार से जो आपको इसमें लिखना है। तो यहाँ अपन चर्चा करते हैं संघीय सर्वोच्च न्यायालय की, यानी कि स्विस संघीय न्यायाधिकरण की जो स्थापना वो 1848 के संविधान द्वारा की गई है। संविधान के अनुच्छेद 106 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, यानी कि अनुच्छेद 106 में कहा गया है कि संघीय मामलों में न्याय प्रशासन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। यानी कि अनुच्छेद 106 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में यहाँ कहा गया है। संघीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में लगातार वृद्धि होती रही है। सन 1907 में इसको दीवानी प्रक्रिया संहिता के संबंध में शक्तियां प्रदान की गई। नए संविधान के अनुच्छेद 188 में कहा गया है कि संघीय सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम संघीय न्यायिक सत्ता है। विधि के एकीकरण तथा स्त्री जनता के अधिकारों के संबंध में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन एक तरह से अपन देखें संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन न्यायालय से ज्यादा अधिकार यहाँ संघीय संसद को यहाँ दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन इसके संगठन की बात करते हैं। संगठन में जो है न्यायाधीशों की जो संख्या है वो यहाँ फिक्स नहीं की गई है, ठीक है ना। यानी कि जो न्यायाधीशों की संख्या है वो समय के अनुसार यहाँ बदलती रहती है। 26 भी हो जाती है, 30 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है। उसके अनुसार जो है संघीय संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो न्यायाधीशों की संख्या कितनी निश्चित करती है, कितनी रखती है। तो स्विट्जरलैंड के समस्त संघीय क्षेत्र के लिए एक ही न्यायालय है जिसे संघीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ कहा जाता है। देश का यही उच्चतम न्यायालय है। संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। यह अधिकार संघीय संसद को सौंपा गया है, यानी कि न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का जो है संघीय संसद को अधिकार सौंपा गया है। यह संख्या घटती बढ़ती रहती है। आजकल न्यायाधीशों की संख्या 26 से 28 व वैकल्पिक न्यायाधीशों की संख्या 11 से 13 हो सकती है। वर्तमान संघीय सर्वोच्च न्यायालय में 26 न्यायाधीश व 12 वैकल्पिक न्यायाधीश, यानी कि वर्तमान समय के ऊपर बात करें तो 26 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश तथा 12 वैकल्पिक न्यायाधीश हैं। वे सब संघीय संसद द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि जो न्यायाधीशों को चुनाव है यहाँ संघीय संसद में से किया जाता है, यानी कि संघीय संसद द्वारा जो न्यायाधीशों का चुनाव होता है। वैकल्पिक न्यायाधीश कुछ समय तक कार्य करते हैं जब स्थायी न्यायाधीश किसी कारणवश अपने पद पर कार्य नहीं कर सके, यानी कि स्थायी न्यायाधीश अगर अपने पद पर कार्य नहीं कर रहा है तो वहां जो है वैकल्पिक न्यायाधीशों की व्यवस्था की जाती है। कोई विशेष नागरिक जो प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने की योग्यता रखता हो न्यायाधीश के पद पर निर्वाचित हो सकता है। यानी कि न्यायाधीशों की जो योग्यताओं के संबंध में अपन बात करते हैं तो इसके लिए स्पेशल कोई प्रावधान वहां नहीं किया गया है। यानी कि प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुना जा सकता है।
किंतु संघीय संसद के सदस्य तथा संघीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं चुने जा सकते। यानी कि कोई संघीय संसद का अगर सदस्य है तथा संघीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई कर्मचारी सर्वोच्च न्यायालय में नहीं चुने जा सकते। न्यायाधीशों का निर्वाचन करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सभी राजकीय भाषाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिल जाए। यानी कि संविधान के द्वारा जो भाषाएं निर्धारित की गई है उनका कॉम्बिनेशन है वो बना रहे। बड़े बड़े राजनीतिक दलों व दो प्रमुख धर्मों का भी प्रतिनिधित्व, यानी कि राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व भी देखा जाता है और धर्मों के संबंध में भी यहाँ उनका प्रभुत्व देखा जाता है। तो कई बातों को यहाँ डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं अपन कार्यकाल, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल यहाँ सामान्यतः 6 वर्ष यहाँ रखा गया है। यानी कि स्विट्जरलैंड के जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश चुने जाएंगे उनका जो कार्यकाल है वो यहाँ 6 वर्ष रखा गया है, यानी कि कम समय के लिए। लेकिन प्रावधान किया गया है कि दोबारा भी पुनर्निर्वाचित उस पद पर हो सकते हैं। न्यायाधीश एवं वैकल्पिक न्यायाधीशों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। इससे यह भय था कि निर्वाचन पद्धति तथा 6 वर्ष के अल्पकाल के कारण न्यायाधीशों पर राजनीतिक प्रभाव पड़ सकता है तथा उनकी निष्पक्षता समाप्त हो सकती है, यानी कि वो निष्पक्ष नहीं रह सकते, उनका कार्यकाल बहुत कम है। अतः उनके पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। पुनर्निर्वाचन की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी सा हो जाता है। अगर वो बार बार पुनर्निर्वाचन होते हैं तो यानी कि उनका जो कार्यकाल है वो एक तरह से स्थायी सा प्रतीत होने लगता है। वहां अब यह परंपरा बन गई है कि यदि न्यायाधीश इच्छुक हो तो उनका बार बार निर्वाचन हो सकता है, यानी कि वो न्यायाधीश की इच्छा पर भी डिपेंड करता है कि वो उस पद के लिए दोबारा निर्वाचित होना चाहता है या नहीं। अतः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पुनर्निर्वाचित नहीं हो सकते। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद पर 2 वर्ष तक रह सकते हैं। यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का यहाँ कार्यकाल फिक्स किया गया है कि वो 2 वर्ष तक अपने पद पर यहाँ रह सकते हैं। तीसरा बिंदु अपन यहाँ देखते हैं योग्यता, यानी कि जो स्विट्जरलैंड का संविधान है उसमें सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनकी योग्यता का निर्धारण यहाँ नहीं किया गया है। यानी कि वहां का संविधान इस मामले में एक तरह से मौन है। स्विस संविधान न्यायाधीशों की योग्यता के बारे में मौन है। जो व्यक्ति प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। यानी कि ये बात पिछले वाले बिंदु में पढ़ने पड़ी कि जो प्रतिनिधि सभा का जो सदस्य चुनाव लड़ सकता है, प्रतिनिधि सभा के लिए जो योग्यता रखता है वो सर्वोच्च न्यायालय के पद के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। इस संबंध में यह प्रतिबंध भी है कि संघीय संसद या संघीय सरकार के सदस्य या उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी इन पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। तो ये हो गया उनकी योग्यता के संबंध में बात। नंबर 4 की यहाँ बात करते हैं कि वेतन स्विट्जरलैंड में जो न्यायाधीशों का वेतन है वो कितना है। तो संघीय सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को 53,000 स्विस फ्रांक वार्षिक वेतन मिलता है। यानी कि 53,000 स्विस फ्रांक वार्षिक वेतन मिलता है। न्यायालय के अध्यक्ष को 3600 फ्रांक तथा उपाध्यक्ष को 2400 फ्रांक अतिरिक्त मिलते हैं। यानी कि सैलरी के अलावा जो अध्यक्ष है उसको 3600 फ्रांक तथा उपाध्यक्ष को 24 फ्रांक अतिरिक्त वेतन उनको मिलता है। वैकल्पिक न्यायाधीशों को कोई निश्चित वार्षिक वेतन नहीं मिलता। जिन दिनों में कार्य करते हैं उन दिनों का वेतन केवल भत्ता उन्हें मिलता है। पेंशन की व्यवस्था है। 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर न्यायाधीश पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गए उनके वेतन की बात। नंबर 5 बात करते हैं कार्य प्रणाली, यानी कि जो कार्य प्रणाली है सर्वोच्च न्यायालय की उसके संबंध में अपन देखते हैं कि फौजदारी विभागों के अतिरिक्त शेष सभी विभागों के प्रमुख संघीय सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में चुने जाते हैं। यानी कि फौजदारी विभागों के अलावा बात करें तो शेष सभी विभाग जो होते हैं उनके प्रमुख जो होते हैं संघीय सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में चुने जाते हैं। फौजदारी अपीलीय न्यायालय मामले के लिए अपने में से किसी एक न्यायाधीश को प्रमुख चुन लेता है। प्रत्येक विभाग के लिए गणपूर्ति अलग अलग है। सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बराबर मत आने पर विभाग के प्रधान को निर्णायक मत देने का अधिकार यहाँ दिया गया है।
इस न्यायालय की कार्रवाई खुले में होती है, आवश्यक होने पर गुप्त कार्यवाही भी की जा सकती है। यानी कि जो कार्यवाही है सर्वोच्च न्यायालय की वो खुले रूप में होती है, आवश्यक अगर अति आवश्यक हो तो ही आवश्यक जो है वह गुप्त रूप की बैठक की जा सकती है। अब जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार के संबंध में अपन यहाँ बात करते हैं। दीवानी हो गया, फौजदारी हो गया, अपीली क्षेत्राधिकार हो गया। उसके बारे में सबसे पहले क्षेत्राधिकार के संबंध में जो संवैधानिक क्षेत्राधिकार है उसके संबंध में यहाँ बात करते हैं। संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का क्षेत्राधिकार इसको दिया गया है। नगरीय संस्थाओं की स्वायत्तता के उल्लंघन संबंधी शिकायतों और कैंटरों द्वारा सार्वजनिक निगमनात्मक संस्थाओं के प्रदत्त संरक्षण संबंधी शिकायतों पर यह कार्यवाही कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय और अंतर कैंटनमेंट संधियों के उल्लंघन संबंधी शिकायतों पर यह कार्यवाही कर सकता है। राज्य मंडल एवं कैंटनों के मध्य तथा कैंटनों के मध्य आपसी सार्वजनिक विधि से संबंधित विभागों के ऊपर यह कार्यवाही कर सकता है। यानी कि कैंटनों के मध्य अगर कोई आपसी विवाद है तो उसकी शिकायत की जांच सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। दीवानी, फौजदारी तथा प्रशासनिक क्षेत्राधिकार भी इसको दिए गए हैं। तीसरा जो बिंदु है कैंटनों के प्रशासकीय कानून संबंधी क्षेत्राधिकार, यानी कि प्रशासन से संबंधित जो मामले हैं वो भी सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ सुने जा सकते हैं। अब एक बात अपन देखते हैं कि जो स्विट्जरलैंड का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति यहाँ नहीं दी गई है। बहुत कम मात्रा में यहाँ उसको न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति दी गई, जिसको हम आंशिक शब्द से यहाँ व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि आंशिक न्यायिक पुनर्निरीक्षण। स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय को आंशिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार यहाँ दिया गया है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार अमेरिकी संविधान की देन है, यानी कि जैसे भारत के संदर्भ में भी न्यायिक पुनरावलोकन की यहाँ व्यवस्था है जो अमेरिका के संविधान से यहाँ ली गई है। संविधान की सर्वोपरिता के रक्षार्थ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को यह महत्वपूर्ण अधिकार सौंपा गया है। इस अधिकार द्वारा न्यायालय कार्यपालिका और विधायिका के उन कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है जो संविधान का अतिक्रमण करते हैं। इस शक्ति द्वारा न्यायालय संविधान में बिना संशोधन के निरंतर परिवर्तन लाता है तथा विधियों के निर्माण करता है। इस अधिकार से न्यायालय संविधान का अभिभावक बन जाता है। स्विस संघीय न्यायालय को संघीय कानूनों के पुनर्निरीक्षण का अधिकार नहीं है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है स्विट्जरलैंड के सर्वोच्च न्यायालय को यहाँ नहीं दी गई है। वह संघीय विधियों की वैधानिकता की जांच नहीं कर सकता। संविधान में कहा गया है सभी मामलों में संघीय सर्वोच्च न्यायालय संघीय संसद द्वारा पारित विधियों को और सभी सर्वमान्य आज्ञाओं को तथा संघीय संसद द्वारा अनुसंबंधित सभी विधियों को मान्यता देने पर विवश होगा। यानी कि यहाँ जो है संघीय संसद को सर्वोच्च माना गया है। अब एक बिंदु है उसकी शक्तिहीनता के क्या कारण है, यानी कि वो कमजोर स्थिति में क्यों है। तो ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है कि स्विट्जरलैंड का जो संविधान सर्वोच्च न्यायालय है उसकी कमजोरी क्या है, वो अपने आप में एक तरह से कमजोर क्यों है। तो कुछ बिंदु अपन यहाँ देखते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश चुने जाते हैं उनका चुनाव है वो संघीय संसद के द्वारा किया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं अपने सहयोगियों को मदद पहुंचाने की यहाँ कोशिश की जाती है। तो इसके न्यायाधीशों का जो चुनाव वो संघीय संसद द्वारा होता है। नंबर 2, न्यायाधीश आजीवन अपने पद पर नहीं रह सकते, यानी कि उनका कार्यकाल मात्र 6 वर्ष रखा गया है। इसको सीमित शक्तियां दी गई हैं। इसे संविधान की व्याख्या और संघीय कानूनों की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त नहीं है। संघीय संसद कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर सकती है, यानी कि जो संघीय संसद है वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द भी कर सकती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली जिसके कारण जनता स्वतः ही व्यवस्थापिका के कानूनों को अस्वीकृत कर सकती है। तो ये कारण कहे जा सकते हैं, यानी कि उसकी शक्तिहीनता के कारण, यानी कि जो न्यायाधीशों का चुनाव है वो एक तरह से वहां की संसद के द्वारा किया जाता है। संविधान की जो पुनर्व्याख्या का जो प्रावधान है वो एक वहां नहीं किया गया है, पुनरावलोकन की व्यवस्था वहां नहीं की गई है। न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है उसको सीमित रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं तो उनको जो है संघीय संसद उनको रद्द कर सकती है। तो ये उसके कमजोर होने के कारण हैं। अब स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति के बारे में अपन कुछ बात करते हैं यहाँ, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या है। स्विट्जरलैंड में न्यायपालिका को वह गरिमा और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं है जो अमेरिका तथा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है।
यानी कि अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय को देखो तो यहाँ न्याय के सबसे उच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय को यह स्थापित किया गया है, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दे दिया गया उस पर यहाँ सरकार को गौर करना आवश्यक ही होता है। ठीक है। एक क्रांति विचारक है रेपर्ड, वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के संघीय सर्वोच्च न्यायालय को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय जैसी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। स्विट्जरलैंड में न्यायालय का प्रभाव निम्नतम है क्योंकि वहां संवैधानिक एवं साधारण विधि निर्माण में जन निर्णय जनता द्वारा जनता से परामर्श करने की प्रथा सुस्थापित है, यानी कि जनता को भी वहां सर्वे सर्वा स्थान दिया गया है कि जनता जो है कानून निर्माण में सीधे भाग लेती है। जहां पर अंतिम रूप से जनता निर्णायक होती है और सुविधा से अपना निर्णय देती है, वहां न्यायालय का महत्व कम हो जाता है, यानी कि जनता को जो है निर्णय करने की वहां अधिक स्वतंत्रता है, तो स्वाभाविक रूप से वहां न्यायालय की शक्ति कम हो जाती है। तो साथियों ये हो गया वहां की न्यायपालिका का विवरण। ठीक है। तो संगठन आपको लिखना है, कार्यकाल हो गई, योग्यता हो गई, वेतन, कार्य प्रणाली और अधिकार क्षेत्र। जैसे न्यायपालिका के समय में आपको सवाल पूछा जाता है तो पूरा विवरण इसमें आपको लिखना है। संघीय संसद की शक्तियों के बारे में हमने चर्चा करी, दोनों सूत्रों के पारस्परिक संबंध जो है उनके बारे में हमने चर्चा करी। तो आप अपनी नोटबुक से भी पढ़ते रहें क्योंकि 2 नंबर का सवाल जो है आपको परीक्षा में कहीं से भी पूछा जा सकता है। यानी कि जितने क्वेश्चन आप नोट टाइम में सही करोगे उतने ही अधिक नंबर आप वहां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बड़े सवाल में आप पूरे में से पूरे नंबर नहीं ला पाओगे। तो जैसे मान लीजिए नोट टाइम में 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो कम से कम 8-9 तक आपको सही करने चाहिए, क्योंकि उससे नंबर आपको लाने में आसानी रहेगी। जैसे कुछ सवाल मैं आपको यहाँ बोल के बताता हूँ कि स्विस संघीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन कौन करता है। तो अगर आपने इसको गहराई से पढ़ा है तो आप लिखोगे स्विस संघीय जो संसद है, स्विस संघीय संसद के द्वारा जो है चुनाव किए जाते हैं। कार्यकाल के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि 6 वर्ष का कार्यकाल है। वेतन के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो है सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। साथियों आप अपनी नोटबुक से प्रैक्टिस करते रहे, लिख लिख के याद करते रहे।